वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आप यह बताइए कि मनोविज्ञान पहले किसकी शाखा थी और उसको किसने अलग किया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है मनोविज्ञान की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खाली स्थान है। तो दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? आपके ऑप्शन है अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। इसको अधिगम भी कहा जाता है। यदि यहाँ पर अधिगम लिखा आता तो आप इसको भी राइट आंसर लगाते। जो गेट्स हैं, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उन्होंने उसे सीखना कहा है। एक बात और दोस्तों, टेट एग्जाम हो या जो भी टेट एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती जितने भी जुड़े एग्जाम्स हैं, उनमें क्या है, परिभाषा से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि यह एक परिभाषा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पठार का अर्थ जानेंगे सबसे पहले। तो पठार का अर्थ तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप कोई कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे सीखते सीखते उसमें वृद्धि ना हो, ना ही कमी हो, वह रुक जाए, तो उसे पठार कहेंगे। तो उसके निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित तो करेंगे तभी तो पठार का निराकरण होगा। और सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी, इसका भी प्रयोग करेंगे। उसे दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों, निराकरण के लिए दंडित करना यह तो कोई बात ही नहीं होगी, उसे दंडित क्यों करेंगे? तो यहाँ तक है, राइट आंसर यही होगा। एक बार डी और देख लेंगे, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह भी सही बात है, निराकरण के लिए कारणों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे दंडित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन है उन्तोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या फिर वक्र रेखा नहीं होती है। बताइए दोस्तों, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उन्तोदर वक्र कहा जाता है। और वहीं इसका उल्टा नतोदर हो जाएगा। और वहीं बात करें दोस्तों, जब सीखने की गति पहले तीव्र होती है या मंद होती है, उतार चढ़ाव होता है, उसे मिश्रित वक्र रेखा कहा जाता है। आगे देखेंगे, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है दोस्तों? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना ही है। आगे देखेंगे, एक बात और बताइए दोस्तों, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने के आंतरिक दशा नहीं है? तो दोस्तों, आंतरिक दशा का मतलब होता है जैसे कि आंतरिक रूप से प्रेरित हो एक व्यक्ति या बच्चा। तो इनमें से कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, या फिर सी एक या दो दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं, 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत तो नहीं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पॉवलव का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो उसमें क्या रहता है, यदि पॉवलव जी जो बात करते हैं कुत्ते, तो उसको क्या, एक भोजन का टुकड़ा देते हैं जो भी है। वही बात करें, बिल्ली को मछली का टुकड़ा दिया जाता है, तो वह एक उद्दीपन है। बाहरी तौर पर क्या है, वह प्रेरित करने की विधि है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्दीपन की स्थिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 126वां है, संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। तो दोस्तों, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संपत्तियों के निर्माण से। राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल प्रवृत्तियों से। तो दोस्तों, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। दोस्तों, 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी है? मैकडूगल जी ने दी है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया है, याद रखना महत्वपूर्ण है। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है दोस्तों? बार बार बताता हूँ मैं आपको, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, जिन्होंने उसमें व्यवहारवाद शब्द दिया था 1905 में। वहीं बात कर व्यवहारवाद के जनक, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक वाटसन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के लिए और किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग का, आवश्यकता का, भावना का या फिर प्रत्यक्षीकरण का? तो दोस्तों, आवश्यकता का ही प्रयोग किया जाता है अभिप्रेरणा के लिए, महत्वपूर्ण है, याद रखना। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो दोस्तों, जब बच्चों में संवेगात्मक समायोजन होता है वो प्रभावी किस में होता है? व्यक्तित्व निर्माण में,
कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। संवेगात्मक समायोजन इन सभी में प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एक छात्र के अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तो आप जानते ही होंगे, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है अधिगम पर, आर्थिक स्थिति का। ऑप्शन है अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अधिगम करने एक बालक पर निर्भर करता है, ना कि आर्थिक स्थिति पर। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं, प्रभाव तो दोस्तों पड़ता है। नहीं दोस्तों, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आर्थिक स्थिति से क्या मतलब है, क्योंकि एक बच्चा सीख सकता है, कुछ भी सीखने की बात हो रही है। आर्थिक स्थिति से तुम अच्छे स्कूलों में तो जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे ज़्यादा सीख सकते हो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो दोस्तों आप आंसर तो देख ही चुके हैं, तो इसका राइट आंसर सीधा सा सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। इन्होंने मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अचेतन 90% भाग होता है एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, और वही बात करें चेतन की 10%, और इन दोनों की जो बीच की कड़ी है वह अर्धचेतन है। व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताए, इद, ईगो और सुपर ईगो बताया है। और जो मन है उसकी तुलना इन्होंने बर्फ के टुकड़े से की है। स्किनर के बारे में बताइए दोस्तों। स्किनर के बारे में आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जितना भी आप सभी लोगों को पता हो, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न में बताता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के हमारे 10 ही प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है।